हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सोशल साइंस में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस जरूर पूछा जाएगा तो उस पॉइंट्स को डिस्कस किया जाए। तो मैंने सोचा कि ठीक है, 2 दिन पहले भी अगर रिवीजन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा उतना ही अच्छा है। ठीक है, तो फाइनली ये जो टॉपिक है ये आपका जो है 1870 से लेकर 1947 तक, मतलब हमारा जो देश आज़ाद हुआ था उसके बीच में जो भी आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में जितना है केवल उतना ही पढ़ना है, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये सारी थ्योरी हमें पढ़नी है और इसके बाद से जो भी क्वेश्चंस आएगा ना आपका वो गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने चीज़ों को डिटेल में पढ़ी हुई है तो फिर आप गलत कर ही नहीं सकते हो। जो अगर आपने केवल शॉर्टकट रास्ता अपनाया है तो ही दिक्कत होगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अगर ये मेहनत आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कल सुबह 10 बजे आपको सीटेट की पेडागोजी की क्लास मिलेगी, उसमें पूरी पेडागोजी होगी। ठीक है, देखिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का रिवीजन वाला वीडियो नहीं देखा है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, पूरी एनसीईआरटी 2 घंटे में कवर हो चुकी है। और वन लाइनर अगर रिवीजन के लिए चाहिए होगा तो ही व्हाट्सएप पे मैसेज करना प्लीज़। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपको पता ही है कि अभी हमने कुछ दिन पहले भी आर्म्स एक्ट के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो 1870 और 80 के दशक में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हो गया। चीज़ों को आपको अंडरस्टैंडिंग बेस बिल्ड, मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस ही पढ़ना है, रटने के पर्पज से कोई भी चीज़ याद मत करना, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो आएंगे ना वो रटने पे आधारित नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से इनका असंतोष जो है धीरे धीरे और बढ़ता गया और 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया। ये डेट याद रखना, जिसके जरिए भारतीयों के द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। और यही क्वेश्चन पूछा था कि भारतीयों के द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया किस एक्ट के थ्रू, और वो है आर्म्स एक्ट। एक बार तो ये भी पूछा था कि आर्म्स एक्ट पारित कब हुआ, 1878। ठीक है, और उसी साल आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। तो ये भी पूछेगा कि सरकार के द्वारा जो आलोचना हो रही थी उसको चुप कराने के लिए क्या पारित किया गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी, ये सारी लाइन पूछी हुई है इसमें, इस कानून के थ्रू, मतलब ये जो एक्ट था इसका ये प्रावधान था कि अगर किसी भी न्यूज़पेपर में कोई भी ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ जो है छपती है तो सरकार जो है उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। कुल मिलाकर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारी जो अभिव्यक्ति है, उन सभी को इन लोगों ने कुचलने की कोशिश की। ठीक है, उसके बाद से एक और खतरनाक चीज आती है और वो है इल्बर्ट बिल। आप देखिए किस तरीके से ये धीरे धीरे चीजें हो रही हैं। और ये 1883 में सरकार ने ना इल्बर्ट बिल लागू किया। अब इसको लेकर काफी हंगामा हुआ, क्योंकि ये जो विधेयक था इसमें ऐसा प्रावधान था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या फिर यूरोपीय व्यक्ति पर मुकदमा चला सकता है। अब ये बात अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि केवल वही मुकदमा चला सकते हैं, और उनको ये पसंद नहीं थी कि भारतीय न्यायाधीश कैसे यूरोपीय व्यक्ति के ऊपर चला सकता है। तो इन लोगों ने इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और ये ऐसा इसलिए था ताकि भारत में काम करने वाले जो अंग्रेज हैं और भारतीय न्यायाधीशों के बीच में इक्वालिटी हो। भाई, जब तुम्हारे न्यायाधीश कर सकते हैं तो हमारे न्यायाधीश क्यों नहीं कर सकते, हमें तो इक्वालिटी चाहिए थी। बट अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक भी वापस ले लिया। तो भारतीयों को ना इस बात का काफी, भारतीयों ने विरोध तो किया ही, बट इसके बाद से ना भारतीयों को अंग्रेजों के जो असली, जो उनका परसेप्शन है, उनका जो रवैया है उसका पता चला कि मतलब कुछ गलत तो था नहीं। अगर कोई गलत, अगर तुम हमारे ऊपर मुकदमा चला सकते हो तो हम भी तो चला सकते हैं अगर कोई गलती होगी तो। बट यहाँ पर इसका सीधे विरोध करके एक तरीके से यही हुआ ना कि तुम ही को आगे रहना, मतलब ये अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। तो इस चीज़ का पता चला इनको। फिर उसके बाद से क्या हुआ कि पढ़े लिखे भारतीयों के अखिल भारतीय संगठन की जरूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी, परंतु इल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। संगठन के प्रारंभिक नेता थे नौरोजी मेहता, तैयब जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य, प्रायः बंबई और कलकत्ता के ही थे। नौरोजी जो है वो व्यवसायी और प्रचारक थे। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था अभी जनवरी वाले में कि दादा भाई नौरोजी जो है वो एक बार भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे। ये गलत है, ये कई बार अध्यक्ष बन चुके हैं। साथ में ये वाली सारी की सारी लाइन छाप दी गई है, आप देख सकते हो, पूरा का पूरा एनसीईआरटी से ही ने लाइन टू लाइन कॉपी किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट ये था कि नौरोजी जी व्यवसायी और प्रचारक थे, लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे हैं। इन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो जी हाँ। ठीक है,
जो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते होंगे 21 जनवरी का उनको याद होगा, ये लाइन सीधे पूछी हुई है और पहली लाइन में लिखी थी कि नौरोजी जी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे। तो ये बात तो गलत है, तो ए गलत बी सही। मैं आपको पूरा क्वेश्चन ही समझा दी यहाँ पे। उसके बाद से क्या हुआ कि इनकी जो पुस्तक है पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी किताब है, मे भी ये पूछ दे। और इसमें ब्रिटिश शासन के जो आर्थिक परिणाम है इसकी बहुत ही तीखी आलोचना की गई है। ठीक है। देन सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में काफ़ी जो है इम्पोर्टेंस, अहम भूमिका अदा की है। ठीक है। उसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब देखो हिंदी इंग्लिश एक साथ तो कवर हो नहीं सकता, आप भी जानते हो, फिर बहुत ज़्यादा समय चला जाता है। देन उभरता हुआ राष्ट्र, एमर्जिंग नेशन, जो कांग्रेस है उसका आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दिया जाना चाहिए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिया जाए और जिन प्रांतों में परिषद नहीं है वहाँ उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं। इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित होनी चाहिए। तो ये मांग तो थी। उसके बाद से क्या हुआ कि भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए और आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए। ये चीज़ ध्यान रखना कि भारतीयों की मांग क्या थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करो और जो आर्म्स एक्ट था ना, सबसे पहली वाली लाइन आपको पता होनी चाहिए, उसको निरस्त किया जाए, क्योंकि उसमें तो आपकी बोलने की स्वतंत्रता ही छीन ले रहा है ना ये आर्म्स एक्ट 1878 में, और सभी को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है। देन उसके बाद से आता है फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बोला है बाल गंगाधर तिलक जी ने। देखिए 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल इस नाम से जानते हैं हम इनको, जैसे नेता जो है ये गरम दल के नेता थे, आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की। देखो नरमपंथी जो है ना, ये लड़ाई झगड़ा में नहीं रहना चाहते थे, और तो इसलिए ना इनका एक तरीके से मॉक किया गया, मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो क्रिटिसाइज किया गया कि अरे तुम लोग तो हाथ जोड़ते हो, निवेदन की राजनीति है तुम्हारी, और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। तिलक ने नारा भी दिया कि ये तो मेरा अधिकार है स्वतंत्रता, और मैं इसको लेकर रहूंगा। ठीक है। तिलक के संपादन में निकलने वाली मराठी अखबार केसरी ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया। तो ये अखबार भी पूछता है, ये इन्हीं का है। 1905 में वायसराय जो है कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। ठीक है, ये लाइन डायरेक्ट पूछेगी। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए हमने बंगाल का बंटवारा किया है। तो ये रीजन पूछता है कि अंग्रेजों ने किस बेस पे बंटवारा किया था, तो प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए। ये तो बहाना था बस इनको, क्योंकि उस समय बंगाल जो है ना क्रांतिकारियों का गढ़ माना जाता था और ये इनको ब्रेक करना चाहते थे। बाकी बहाना दे दिया कि हम प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रख के इसको डिवाइड कर रहे हैं। देन क्या हुआ कि इसका ताल्लुक जो है अंग्रेज अफसर और व्यापारियों के फायदे से था, लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला लिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य जो उद्देश्य है ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभुत्व पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। ठीक है। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यम मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे हम कहते हैं स्वदेशी आंदोलन। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि स्वदेशी आंदोलन किस जो है विभाजन के बाद से स्टार्ट हुआ, तो मेन रीजन था बंगाल का विभाजन। ठीक है। और ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि आंध्र का जो डेल्टा इलाका था ना, वहां पे हम इस आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है। देन देखिए अब ये स्वदेशी आंदोलन क्या है, तो देखिए स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यम, राष्ट्रीय शिक्षा, भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। मतलब कि हम ब्रिटिश और बाहर की कोई भी चीज़ यूज नहीं करेंगे। स्वदेशी मतलब अपने ही देश के जो उद्यम है, शिक्षा है, भाषा है, हम उसका यूज करेंगे। स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश शासनों व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। ठीक है। अब दूसरा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, और देखो ये एनसीईआरटी के जितने लोगों के पास हमारे नोट्स होंगे ना, ये आपको केवल सीटेट में हेल्प नहीं करेगा। आप आगे टीजीटी में जा रहे हो, आप प्राइमरी में जा रहे हो, जो जीएस पूछता है सब जगह, इवन बीपीएससी में भी एनसीईआरटी पूछता है।
ठीक है, तो जितने लोगों के पास ऑलरेडी हमारे नोट्स हैं, पेड नोट्स, उसको संभाल के रखो और उसको अच्छे से पढ़ते रहना, आगे भी काम आएगा। अब नेक्स्ट है कि 1906 में मुसलमान जमींदार और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। तो क्वेश्चन पूछता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किसने किया है? तो मुसलमान जमींदार और नवाबों के समूह ने 1906 में। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया और इस लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली। अब परिषदों में भी कुछ जो सीटें थी ना, वो मुसलमान उम्मीदवार के लिए आरक्षित कर दी गई, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। 1907 में आप जानते ही हो, सूरत अधिवेशन होता है, कांग्रेस एक बार फिर से जो है टूट जाती है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से संगठन जब ये टूट गया, उसके बाद से कांग्रेस पर मध्यम मार्गी का दबदबा बनाया गया और बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुआ और दोनों संगठनों ने देश में प्रातिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला लिया। अब इसमें यह क्वेश्चन पूछता है कि लखनऊ समझौता किन दो के बीच में हुआ? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग। ध्यान दीजिएगा, इसमें से कांग्रेस हटा के कुछ और भी लिख देगा, तो ध्यान रखना है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ही लखनऊ समझौता हुआ। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सेम क्वेश्चन आपका यूपी टेट में जब आया था ना, तो काफ़ी विवाद हो गया था इस पर, बट लास्ट में एनसीईआरटी वाले ही आंसर को माना गया था। ठीक है, मतलब यहाँ पे गरम कांग्रेस और गरम दल ऐसे करके लिख देगा, कांग्रेस और मुस्लिम लिख देगा, ब्रिटिश लिख देगा, कुछ भी, बट आपको यही दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं। देखिए, अब ये आपने देखा कि किस तरीके से लखनऊ समझौता हुआ। अब उसके बाद से आता है जन राष्ट्रवाद का उदय। देखो, 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ जो है चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में बदल गया। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी, महिलाएं बड़ी संख्या में में जुड़ती गईं। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक से कुछ खास व्यावसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे थे। और आपको पता है, विश्व युद्ध का समय चल रहा था, तो पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार की रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था और इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर जो टैक्स था उसको बढ़ा दिया था। सैनिक व्यय में इजाफे तथा युद्ध आपूर्ति की वजह से जरूरी जो कीमत है ना, उसकी चीज़ों में भारी उछाल आया और आम लोगों की ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल हो गई। फिर 1917 में रूस की क्रांति होती है और इस घटना के चलते किसान और मजदूरों के संघर्षों का समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को एक नई जो है इंस्पिरेशन मिलने लगी। ठीक है, तो ये रूस की क्रांति वाली भी लाइन आपको याद रखनी है। अब आपको पता ही है, महात्मा गांधी जी का जो है आगमन होता है और सबसे पहले तो 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी जी ने नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस का स्थापना किया। तो ये लाइन भी पूछती है कि नटाल कांग्रेस की गठन किसने की है? गांधी जी ने। किस लिए किया है? नस्ली भेदभाव। कब किया? तो 1895 में अन्य भारतीयों के साथ। ठीक है, नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस का गठन किया गया है, ये लाइन याद रखना है। ओके, देन उसके बाद से आपको पता ही है कि गांधी जी जो है वो 46 ईयर में 1915 में, जिसे हम प्रवासी दिवस के नाम से भी जानते, प्रवासी दिवस मनाते भी हैं 9 जनवरी 1915, क्योंकि गांधी जी उस दिन भारत में लौटते हैं। और ऐसा नहीं कि वो पहली बार आ रहे हैं, उसके पहले भी वो कई बार बीच में आ चुके होते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस, ये तो थोड़ा हायर लेवल का हो जाएगा, बट इतना आपको ध्यान रखना है कि 1915 में दक्षिण अफ्रीका से ये भारत लौटे थे और वे वहां पर नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी काफी अच्छी, मतलब एक तरीके से ना वैल्यू हो गई थी। उस समय तक सभी लोग जानने लगे थे। और उनका जब गांधी जी के ये जो आंदोलन है, ये आप याद रखना, क्योंकि मैच ऑफ द फॉलोइंग में आता है। ठीक है, उनके जो शुरुआती प्रयास थे, चंपारण आपको पता ही है नील की खेती से रिलेटेड है, और अहमदाबाद तो आपको पता ही है मील मजदूर आंदोलन, खेड़ा आपको पता ही है किसान आंदोलन, कि ये स्थानीय आंदोलन के रूप में सामने आए, इनके आंदोलन थे। एंड इन आंदोलन के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल जी से परिचय हुआ। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मील मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछेगा कि अहमदाबाद जो था आंदोलन, वो किससे रिलेटेड है? तो मील मजदूरों से है। ठीक है, और चंपारण आपकी नील की खेती, जो कि बिहार में है। उसके बाद से एक आता है रॉलेट।
और इसी के कहीं ना कहीं इसी की वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि क्या होता है ये वाला आपको अच्छे से समझना होगा। 1919 में आपको पता ही है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। ठीक है, वैसे डेट तो नहीं पूछेगा, बट ये याद रखना है कि 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों के द्वारा हाल ही में पारित किया गया रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह किया। अब इसको हम काला कानून भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा कानून है जो कि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमारी मूलभूत अधिकार पे कंट्रोल करके पुलिस को और भी ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। मतलब हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं सरकार के खिलाफ। ठीक है, बहुत ही खतरनाक इन लोगों ने ऐसा किया, एक तरीके से हम भारतीयों को दबाने के लिए। तो इसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान हुआ, और यह कानून था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकार पर अंकुश लगाने और पुलिस को और भी ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। तो ये लाइन याद रखिएगा, क्योंकि पूछता है कि रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों हुआ। उसके बाद से महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब ये हमारी बेसिक सी फ्रीडम है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और तुमको इस पे कोई भी कंट्रोल लगाने का एक तरीके से राइट नहीं है। तो उन लोगों ने इस कानून को बोला शैतान की करतूत। इसको काला कानून भी बोलते हैं और निरंकुशवादी भी बताया है। ठीक है, गांधी जी ने फिर लोगों से रिक्वेस्ट किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि अहिंसक विरोध दिवस जो है कब मनाने के लिए प्रस्ताव हुआ, तो वो है 6 अप्रैल 1919। ठीक है, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए। ठीक है, और हड़ताल किया जाए। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश शासन के खिलाफ ये जो है ना एक पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। तो क्वेश्चन पूछता है कि पहला अखिल भारतीय संघर्ष कौन सा था, तो वो है रॉलेट सत्याग्रह। हालांकि ये मोटे तौर पे आप देखो तो इस सिटी में ही था। ठीक है, गांव वगैरह में नहीं। फिर अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह पर जुलूस निकाले गए इसी के खिलाफ, रॉलेट के खिलाफ, और स्ट्राइक मतलब हड़ताल का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलन को, अब देखो 1919 में जो ये रॉलेट एक्ट आया, तो आपको पता ही है कि एक तरीके से ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमारे बेसिक अधिकार को कुचलने के लिए था। तो हम उसके बाद से इसके लिए भी 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक जो है विरोध दिवस के रूप में एक तरीके से मनाएंगे, हड़ताल करेंगे, सारी चीज़ें चल रही थी। तो अब इन सब ने क्या सोचा कि इसको कहीं ना कहीं, ये जो बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919, उसी दिन सारे लोग बैठे हुए थे आपस में बात करने के लिए, और बाहर का गेट का जो दरवाजा है, गेट जो है वो उसको बंद कर दिया गया और अंधाधुंध गोली चलाई गई। सारे जितने भी लोग वहाँ पे बैठे थे उसमें से बहुत सारे, एक तरीके से भगदड़ भी मच गया। फिर उसके बाद से क्या हुआ कि आप, मतलब ये सारी स्टोरी मैं बता रही हूँ ताकि आप रिलेट कर पाएं। तो अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह पर जुलूस निकाले गए, हड़ताल का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलन को कुचलने के लिए एक दमनकारी रास्ता अपनाया, और वो दिन था बैसाखी का। ये क्वेश्चन पूछता है 13 अप्रैल 1919। इसी दिन अमृतसर में, ये भी नाम याद रखना, और इस डायर का नाम याद रखना। ठीक है, क्योंकि ये पूछेगा आपसे। अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। इतने सारे लोगों की मृत्यु हो गई। इसके बाद से रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी पीड़ा, अपना गुस्सा दिखाते हुए इन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों के बीच में गहरी एकता बनाने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में गहरी एकता बनाने का प्रयास कब किया गया, तो रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ। ठीक है, देन उसके बाद से आपको पता ही है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। उसके बाद से जो आपका दूसरा पॉइंट है वो है खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। देखो 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की का जो सुल्तान है खलीफा, इस पर बहुत ही सख्त संधि थोप दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन जो है साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना होना चाहिए। उसके बाद से जो खिलाफत आंदोलन का जो नेता है, के नेता जो है मोहम्मद अली और शौकत अली, अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा, खिलाफत आंदोलन को शुरू करने मतलब कौन शुरू करने वाले कौन थे, तो मोहम्मद अली और शौकत अली। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से भी एक तरीके से रिक्वेस्ट किया कि वह पंजाब में हुआ अत्याचार, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार, इसके विरुद्ध मिलकर अभियान चलाएं और स्वराज की मांग करें। तो इसी के बाद से स्टार्ट होता है स्वराज की मांग। देन आपका जो है उसके बाद से आता है ये
1921 और 22 का समय। देखो 1921 और 22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और भी गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजगोपालाचारी, आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधि को भी वापस कर दिया गया। विधानमंडल को भी एक तरीके से उसका बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई और 1920 से 22 के बीच में विदेशी कपड़ों के आयात में भी भारी गिरावट आई थी। ठीक है, उसके बाद से आपका आता है लोगों का जो सबसे पहला कदम था। देखो जो इनिशिएटिव था पीपल्स लोगों का, तो आपको पता ही है और ये सारी लाइन्स याद रखना है। खेड़ा जो है आपको पता है गुजरात में है। यहाँ पर पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों के द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तो बेसिकली याद रखना है कि जो खेड़ा आंदोलन था वो किसानों से रिलेटेड है। दूसरा है तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसके भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। ठीक है, एंड जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है सिंध, जो कि पाकिस्तान में है। यहाँ पर मुस्लिम व्यापारी और किसान की खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोगी गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत दी। ठीक है, पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। असम में गांधी महाराज की जय के नारे भी लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में जो है इजाफा की मांग शुरू कर दी और उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की भी नौकरी छोड़ दी। स्वतंत्रता आंदोलन में चित्तरंजन दास जी हैं, एक मुख्य नेता थे और वह पूर्वी बंगाल में वकील थे। असहयोग आंदोलन में वह काफी सक्रिय रहे हैं। तो ये भी आपको लाइन याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है कि दूसरा इवेंट आता है और वो है आपको पता है चौरी चौरा का कांड। इसके बाद से गांधी जी जो है ना असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं और ये क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सी घटना थी जिसकी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, और वो है चौरी चौरा की घटना। यहाँ पर क्या हुआ ना कि भीड़ पे जो है, चलो एक बार स्टार्टिंग से ही देखते हैं। 1922 से 1929 की घटना। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे। ये नहीं चाहते थे कि कोई भी हिंसक हो और इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया तो गांधी जी ने अचानक से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चौरी चौरा आपका गोरखपुर के पास में है, जगह का नाम है और ये फरवरी 1922 की घटना है, ये आपको याद रखना है। तो जो किसानों की भीड़ थी उसने चौरी चौरा पुलिस थाने पर जो है हमला किया और आई थिंक थाने को ही जला दिया। उसमें 22 पुलिस वाले भी मर गए। तो इसी वजह से इन्होंने वापस ले लिया। उस दिन जब किसानों की भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला किया तो 22 पुलिस वाले मर गए और किसान इसलिए, बट किसानों ने ऐसा क्यों किया, इसका रीज़न है क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चलाई थी। ठीक है, वो बेचारे बैठे हुए थे, उनका शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस चल रहा था, ये पुलिस वाले आते हैं गोली चला देते हैं। अब किसानों जो है वो बेकाबू हो जाते हैं, वो लोग भी क्या करते हैं पुलिस थाने को आग लगा देते हैं। उसमें 22 पुलिस वाले मर गए और उस समय उसी दिन फिर गांधी जी को ये पसंद नहीं आया क्योंकि वो हिंसा के विरुद्ध थे। फिर उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। बाकी के कांग्रेस के बहुत सारे लोग उनसे नाराज भी हो गए, बट ये पूरी स्टोरी है। फरवरी 1922 का दिन था। ठीक है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और परिषद के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक के मध्य में गांव में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनांदर फैलाने में काफी मदद मिली। देखो असहयोग आंदोलन आपने देख लिया हमने। अब आपका आता है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसकी डेट याद रखना, 1930 में शुरू किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जनार्दन काफी उपयोगी साबित हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएस की स्थापना 20 के दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। इसी दशक के आखिर में जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में 1929 में पारित किया गया इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो पूर्ण स्वराज है वो कब पारित किया गया, तो 1929। ठीक है, और इसी के आधार पर हमने पहली बार जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया था और इसीलिए डेट पूछता है तो 15 अगस्त 1947 मत कर देना, 26 जनवरी 1930 है। ठीक है, और किसकी अध्यक्षता में, ये भी ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू जी के। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पर देखिए साइमन कमीशन, और ये मुझे लगता है कि एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में पूछता है। 1927 में आता है, 28 में वापस भी चला जाता है। लोग इसको काले झंडे दिखाते हैं, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, ऐसे नारा लगते हैं। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये बड़े चालाक थे। ये जो ब्रिटिश सरकार है ना, बड़ा चालाक था। ये सोचा कि एक हम बनाते हैं भारतीयों, हमारे फ्यूचर का मतलब कि हम लोगों की फ्यूचर का जो है फैसला लेना है इनको, ठीक है, और उसमें कोई भारतीय प्रतिनिधि ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अपना दिमाग तो चलाए, बट फिर ये वापस भी चले जाते हैं। 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में, ये लॉर्ड साइमन के ही नाम पे पड़ा है, इसकी अगुवाई में एक आयोग बनाकर भारत भेजा। अब इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था, ठीक है। तो भाई फैसला करना है तो भारतीय वालों को भी तो शामिल करो, बट इन लोगों ने क्या किया, इस आयोग में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि शामिल ही नहीं किया। अब ये बात हमें पता चली तो गुस्सा तो आएगा ही ना। तो इस फैसले की वजह से भारत में जो है लोग जो है, लोगों के मन में ये भारी असंतोष पैदा हो गया। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला किया कि तुम हमारे राजनीतिक भविष्य का फैसला लोगे और तुमने एक भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं रखा है, ठीक है। तो जब कमीशन के सदस्य आते हैं भारत में तो प्रदर्शन के साथ में उनका वेलकम किया जाता है और नारा लगाया जाता है साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, ठीक है। इनको काले झंडे भी दिखाए जाते हैं। तो ये हो गया। बाकी ये देखिए फोटो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए ब्लैक फ्लैग आपको दिख रहा होगा और ऊपर लिखा है साइमन गो बैक। इनका वेलकम किया गया है जब ये भारत में आते हैं, ठीक है। और चले भी जाते हैं 28 में। उसके बाद से क्या हुआ कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। और इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये लाइन 21 जनवरी को पूछा हुआ है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहां पर हुई। 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में, ठीक है। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु ने, याद रखिएगा ये तीनों नाम, क्योंकि इन लोगों ने लाला लाजपत राय जी पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस की हत्या की। देखो एक आंदोलन था और उसमें लाला लाजपत राय जी की लाठीचार्ज से इसी सैंडर्स की ही वजह से मृत्यु हो गई थी। तो फिर इसका बदला लिया, ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि इनका बदला किसने लिया। तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने। कब? 1928 में। किसको मारकर? सैंडर्स नामक पुलिस को, ठीक है। और ये आपको पता ही है, ये आपको याद ही रखना है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसके बाद से क्या हुआ कि जो बीके दत्त हैं, यहाँ पर देखिए, अपने साथी राष्ट्रवादी बीके दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। तो क्वेश्चन पूछेगा केंद्रीय विधान परिषद में बम कब फेंका गया। तो 1929 को। किसके साथ फेंका गया है? तो बीके दत्त और भगत सिंह को, भगत सिंह जी के साथ। क्रांतिकारियों ने, इन लोगों ने अपने पर्चे में लिखा था कि हमारा मकसद किसी को मारना नहीं है, बल्कि जो बहरे हैं उनको सुनाना है, ठीक है। और फिर आप जानते ही हो कि एक दिन पहले ही इन लोगों ने डर गए थे और फांसी भी दे दिया गया था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। और उस समय जो हमारे भगत सिंह जी हैं, इनकी एज जो है वो मात्र 23 ईयर थी, ठीक है। या फोटो भी देख सकते हो। चलिए उसके बाद से क्या हुआ, तो ये तो चलो ठीक है, लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का बदला हुआ, फिर फांसी हो गई। देन आपका आता है दांडी मार्च, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1930 में गांधी जी ने ये ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। और उस समय क्या था ना कि जो नमक का उत्पादन है, उसकी बिक्री है, उस पर सरकार का ही अधिकार था। और गांधी जी और उनके अनुयायी ने साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तक पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने जो ऐसे जमीन पर बिखरा हुआ नमक था उसको हाथ में उठाया और पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया, ठीक है। और ये डेट याद रखिएगा, गांधी जी दांडी 6 अप्रैल 1930। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को, याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1930 को सुबह 8:30 बजे ब्रिटिश राज के नमक कानून को तोड़ दिया। और इसमें हिस्सा किसने लिया था? तो किसान, आदिवासी, महिलाओं ने बड़ी संख्या में इसमें भाग लिया था, ठीक है। तो ये भी पूछता है कि कौन कौन इसमें शामिल हुआ है। देन उसके बाद से आपका आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये पूछा हुआ है कि अप्रांतीय सत्ता का प्रावधान किया गया था किस एक्ट के थ्रू। तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ
वो मैंने इतनी बार प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस कर लिए हैं नोट्स बनाने के समय भी, कि मुझे तो एक एक क्वेश्चंस याद है कि किस ईयर में कौन सा पूछा है और किस तरीके से पूछा है। ये पूछा हुआ है अभी, प्रांतीय स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया किस एक्ट के थ्रू, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कराए जाएंगे एंड इन चुनाव के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। ठीक है, फिर उसके बाद से प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध आ जाता है और हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे, बट इसके बदले में चाहते थे, हम सब यही चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर देना। ठीक है, और अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी। फिर कांग्रेसी सरकारों ने भी क्या किया, विरोध में इस्तीफा दे दिया। फिर 1920 के दशक की शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। तो ये एक महिला थी जो कि इसमें शामिल थी, इसलिए आपसे पूछेगा सरोजनी नायडू जी। और ये 1925 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी संभालती हैं और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला थी। पहली भारतीय मैंने क्यों बोला, क्योंकि इनसे पहले एक महिला थी एनी बेसेंट, बट वो भारतीय तो नहीं थी, तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है। तो ये सरोजनी नायडू जी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली पहली महिला थी 1925। ठीक है, उसके बाद से आप यहाँ पे हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन, ये देखिए भारत छोड़ो। और उसके बाद गांधी जी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण स्टार्ट किया। उन्होंने अंग्रेज को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से रिक्वेस्ट किया, आह्वान किया, करो या मरो। और यही पूछता है कि करो या मरो का नारा कब लगा था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, इसके सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को, अब जैसे ही आंदोलन हुआ ना, अंग्रेजों ने क्या किया, गांधी जी और जो उनके साथ के कुछ नेता थे उन सभी को जेल में डाल दिया। अब इन लोगों ने ना 2 रो में किया था कि अगर हम लोग आंदोलन में शामिल होंगे बड़े नेता, और अगर हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो ये मोर्चा संभालेंगे युवा नेता। ठीक है, तो पहले वालों को तो गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया, बट आंदोलन फिर भी फैलता गया। किसान और युवा जो है इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में चले गए। देश भर में संचार तथा राज सत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन किया। ठीक है, उसके बाद से देखिए सुभाष चंद्र बोस। देखिए देखिए गांधी जी को ये सम्मान देते थे राष्ट्रपिता के रूप में। तो ये लाइन पूछती है कि राष्ट्रपिता से संबोधित किसने किया था गांधी जी को, सुभाष चंद्र बोस ने। देन जनवरी 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते पहुंच गए सिंगापुर। भारत को अंग्रेजों के कंट्रोल से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहां पर गठन किया आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, INA। ये क्वेश्चन पूछेगा कि INA का गठन किसने किया है। ठीक है, 1944 में आजाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश कराने का प्रयास किया, परंतु यह अभियान सफल नहीं हो पाया और INA के सदस्यों को कैद कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाए गए। ठीक है, चलिए स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। अब देखो स्वतंत्रता ऐसे तो मिली नहीं, ठीक है, विभाजन भी हुआ और हमारे ही देश के 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो इससे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। 1930 के दशक के आखिरी सालों से लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशक में हिंदू और मुसलमान के कुछ संगठन के बीच में तनाव का भी हाथ रहा होगा। ठीक है, फिर 1937 का आपको पता ही, अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे, जो प्रांतीय चुनाव था, में भी इससे भी ज़्यादा बड़ा रीज़न रहा होगा। और इन चुनाव ने मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया था कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा एक गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। लीग को यह भी डर था कि संभव है कि मुसलमानों को बेसिकली प्रतिनिधित्व ही ना मिल पाए, ऐसा इनको लगने लगा। ठीक है, फिर 1937 में मुस्लिम लीग जो है वो संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ गया। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी और यह वार्ता असफल रही, बिकॉज लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए और कांग्रेस जो है इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उनके साथ थे। ठीक है, और रिमाइंडर के लिए बताना चाहूँगी कि जिसको भी 1 लाइनर नोट्स चाहिए होगा या फिर डिटेल में अगर आप तैयारी करना चाहते होंगे दूसरे भी एग्जाम के, तो आप सीटेट के नोट्स, व्हाट्सअप नंबर आपको कमेंट सेक्शन में
मिल जाएगा, आप उस पर मैसेज करके, टीम जो है इसको मैनेज करती है, मैं नहीं, तो उनके द्वारा मिल जाएगा। देन जो है 1946 में जो है दोबारा से प्रांतीय चुनाव हुए एंड सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का जो बेसिकली जो प्रदर्शन था वो अच्छा रहा, बट जो मुसलमान थे ना उनके लिए भी आरक्षित सीटों पर लीग को बेसिकली बहुत अच्छी सफलता मिली गई। देन जो लीग है उसकी पाकिस्तान की जो लीग है वो पाकिस्तान की मांग पर चलती रही, क्योंकि कांग्रेस का भी जो है परफॉर्मेंस सही था और जो चुनाव था उसमें मुसलमान का भी सही था, तो इनकी जो मांग थी वो आगे चलती ही रही। फिर मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन ही आया था। ठीक है, पूछता भी है कि कब कौन सा मिशन आया था, तो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में ये जो मांग थी उसका अध्ययन करने के लिए आता है, बट ना तो कांग्रेस इसको एक्सेप्ट करते हैं, ना ही अग्री नहीं करते हैं, और ना ही मुस्लिम लीग, तो ये कैबिनेट मिशन फेल हो जाता है। तो कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला किया और उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया। और ये लाइन पूछा जाता है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया और इसको मनाने का फैसला जो है किस वजह से और किसने स्टार्ट किया। ठीक है, इस दिन क्या हुआ ना, कोलकाता में बहुत दंगे भड़क उठे थे और ये कई दिनों तक चलता रहा। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई। मासूम लोगों की जान जा रही थी, बच्चे, महिलाएं, ठीक है, जिनकी कोई गलती भी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ इस पाकिस्तान की एक मांग पे कई लाख लोग मर गए और असंख्य जो महिलाएं थी उनको भी इस विभाजन की हिंसा में बहुत ज़्यादा टॉर्चर फेस करना पड़ा। एंड ये जो विभाजन है इसका नतीजा यह भी हुआ कि भारत की शकल सूरत ही बदल गई उसकी, क्योंकि हम तो चाहते नहीं थे बंटवारा हो। उसके शहरों का जो है माहौल बदल गया और एक नया देश उसका जन्म हुआ और वो है पाकिस्तान। इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का ये जो आनंद हमें मिला ये कहीं ना कहीं विभाजन की पीड़ा से ही निकल कर आया है। ठीक है, और ये हिंसा के साथ हमारे सामने आया है। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाएंगी उसको डिटेल में पढ़ा है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए। खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको हम बादशाह खान के नाम से भी जानते हैं, और यह खुदाई खिदमतकार संगठन के संस्थापक थे। ठीक है, ये लाइन पूछा हुआ है। बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने 1947 में इस फैसले पर मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के अपने साथियों की मतलब एक तरीके से भत्सरना की, बहुत उल्टा सीधा बोला। मौलाना आजाद का जन्म मक्का में हुआ था। उनके पिता बंगाली और माँ अरब मूल की थी। बहुत सारी भाषाओं के जानकार, आजाद इस्लाम के विद्वान और वहादते दीन यानी सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे। गांधीवादी आंदोलनों में हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। इन्होंने जिन्ना का जो 2 राष्ट्र सिद्धांत है ना इसका विरोध किया। ठीक है, मौलाना आजाद, ये लाइन भी पूछता है। वयोवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में देखो दांडी मार्च तो चल ही रहा था, बट साउथ में भी तो नमक सत्याग्रह हुआ। उसके नेता कौन बने, तो वो थे श्री राजगोपालाचारी। 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे। ठीक है, याद रखना। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। इनको लोग राजा जी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये लाइन भी पूछी गई है। उसके बाद से देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1945 टू 47 के दौरान आजादी के लिए चली वार्ताओं में एक अहम भूमिका अदा की। 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में सक्रिय रहे। जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में एक अहम भूमिका अदा की। लखनऊ समझौता किसके बीच में हुआ है बताओ, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। ठीक है, अभी पढ़ा हमने। 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अंत में वे पाकिस्तान की स्थापना के सबसे मुख्य प्रवक्ताओं की कतार में जा पहुंचे। ठीक है, तो बेसिकली मैंने सारे पॉइंट्स आपका यहाँ पे जो है कवर कर दिया है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर इस टाइप के कंटेंट पसंद आए। बेसिकली ये वाला जो चैप्टर था वो क्लास 8 के एनसीईआरटी का है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस तो हिस्ट्री में पक्का आने वाला है। ठीक है, तो ये
व्हाट्सअप नंबर है और एक पुराना वाला भी नंबर है, ये नंबर है, किसी पे भी आप मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको पसंद आता है तो आप टेलीग्राम पर भी जाइएगा। टेलीग्राम पे 300 क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ फ्री में मैंने वहाँ पे दिया है, बट ये नोट्स आपको पेड मिलेगा क्योंकि ये एनसीईआरटी का डिटेल है और ये मैंने खुद बनाया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कल सुबह तैयार रहिएगा, 10 बजे पेडागोजी का महामैराथन होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस एक मेहनत के लिए लाइक कर दीजिएगा।